Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेस्ट नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले अब तक 8 टेस्ट जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आज का है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अंधेर नगरी जो एक प्रहसन है 6 अंकों का भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 6 अंकों का प्रहसन या नाटक हम कह सकते हैं अंधेर नगरी। इसका अंतिम दृश्य कौन सा है, बाजार, शमशान, जंगल, अरण्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ, शमशान। अंधेर नगरी जो नाटक है, प्रहसन है, इसका अंतिम दृश्य है शमशान। ये प्रश्न कई बार नेट जीआरएफ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से आने की संभावनाएं रहती है कई एग्जाम्स में। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम आपके लिए कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है। जमीन पक रही है, ये जो काव्य संग्रह ये किसका है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जमीन पक रही जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है, केदारनाथ सिंह का। तो इसका विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, सर्वाधिक प्रमुख माना है, लेकिन किस अर्थ में, रहस्यवाद के मूल अर्थ में। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में छायावादी जो कवि हैं महादेवी वर्मा जी, उसको सर्वाधिक प्रमुख माना, यानी कि महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद सर्वाधिक या प्रमुख इन्होंने माना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौम चरिऊ किसकी रचना है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार हम इतने आसान प्रश्नों को भी गलत कर आते हैं, इसलिए देखिए पढ़े हुए की बजाय सुने हुए प्रश्न ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सुनिए, समझिए। पौम चरिऊ किसकी रचना है, चंद्रवरदाई, विद्यापति, शंभू, अब्दुल रहमान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पौम चरिऊ जो है वो जैन कवि शंभू की रचना है। जी हाँ दोस्तों, जैन कवि शंभू की रचना है पौम चरिऊ। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। जी हाँ दोस्तों, जो तुलसीदास की रचना है कवितावली कौन सी भाषा में रचित है, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बूंदेली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, ब्रजभाषा। तुलसीदास की जो कवितावली है दोस्तों, ये इसकी जो भाषा है वो है ब्रजभाषा, ना कि अवधी। अवधी नहीं है, कई बार हम क्या है कन्फ्यूज होकर के अवधी पे टिक लगा देते हैं, अवधी को सही मान लेते हैं, लेकिन अवधी गलत है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी की रचना कवितावली की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रस गंगाधर की रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, रस गंगाधर ये एक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में दोबारा आ सकते हैं। चलिए, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, रस गंगाधर के रचयिता हैं, यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों अंतिम विकल्प पंडितराज जगन्नाथ। जी हाँ दोस्तों, दंडी नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, अंतिम विकल्प यानी कि पंडितराज जगन्नाथ इसका सही जवाब है। तो दोस्तों रस गंगाधर किताब किसकी है, ग्रंथ किसका है, पंडितराज जगन्नाथ का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव, गणेश बिहारी मिश्र। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। देखिए 3 भाई हैं, तीनों मिलकर के मिश्र बंधु कहलाते हैं। तो यहाँ पर मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए जो पहला विकल्प है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी के 3 जो हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों जो हैं ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत
आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बहुत सरल तरीके से याद करना चाहे तो SSG यानी कि सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश, इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा, यानी कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है, तो विकल्प 1 यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? देखिए जो जैन कवि पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के कवि थे? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, 10वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, जो 10वीं शताब्दी है इसके कवि हैं कौन? पुष्पदंत। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों पुष्पदंत जो जैन कवि हैं कौन सी शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? भूषण, कविसूदन, लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, चंडी चरित्र किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। निस्सहाय हिंदू बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसके लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास इसके लेखक हैं राधाकृष्ण दास। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3। कई बार यहाँ पर गलती करते हैं कि हम बालकृष्ण भट्ट को या राधाचरण गोस्वामी को मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प 3, राधाकृष्ण दास। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निस्सहाय हिंदू उपन्यास जो है इसके लेखक हैं राधाकृष्ण दास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? प्रश्न को समझिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नाटक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो यहाँ पर 3 में से एक नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। तो दोस्तों देखिए, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, महारानी पद्मावती और रणधीर प्रेम मोहिनी, कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए जो तप्ता संवरण है ये श्रीनिवास दास का नाटक है, संयोगिता स्वयंवर भी श्रीनिवास दास का नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी भी जो पहला दुखांतक नाटक है, प्रथम दुखांतक नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भी लाला श्रीनिवास दास का है। अब बचा क्या? विकल्प 3 यानी कि महारानी पद्मावती, ये लाला श्रीनिवास दास का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, महारानी पद्मावती लाला श्रीनिवास दास का नहीं है, बल्कि महारानी पद्मावती जो है वो राधाकृष्ण दास का है। तो दोस्तों महारानी पद्मावती लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास नहीं है, बल्कि राधाकृष्ण दास का उपन्यास है। बाकी के तीनों जो उपन्यास है, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? देखिए, एक बूंद सहसा उछली कौन सी विधा की रचना है? सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं, एक बूंद सहसा उछली किसकी कृति है, रचना है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय के द्वारा रचित है। अभी कौन सी विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, रेखाचित्र, निबंध या संस्मरण? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अज्ञेय द्वारा रचित है, लिखित है, एक बूंद सहसा उछली, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब क्या है? यात्रा वृत्तांत। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञेय द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव कुमार मिश्र जो है ये भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, शिवदान सिंह चौहान भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, बचे कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी तीनों जो ऊपर के हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई से भी एग्जाम हो, चाहे नेट जीआरएफ का हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आजकल आने लगे हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए, रचना काल की दृष्टि से, यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा
केशवदास, बिहारी भूषण सेनापति। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए रचनाकाल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो केशवदास का सबसे पहले नंबर आता है, जैसे 1555 इनका जन्म काल है, जन्म काल 1555 है। बिहारी की बात करें तो 1595। जी हाँ दोस्तों, 1595। और भूषण की बात करें तो 1613 और सेनापति की बात करें तो 1646। तो चाहे रचनाकाल माने या जन्मकाल माने, उस दोनों ही क्रम से अगर हम देखेंगे तो ये क्रम हमारा सही बनता है। यानी कि सबसे पहले केशवदास आएंगे 1555 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी, सेनापति 1646 ईस्वी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन है जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि रामनारायण मिश्र जो थे वो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल थे, श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी शामिल थे। केवल रामचंद्र शुक्ल जो यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प, ये संस्थापकों में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नागरिक प्रचारणी जो सभा है उसके संस्थापकों में नहीं है कौन? रामचंद्र शुक्ल। बाकी जो तीनों हैं राम श्याम शिव, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, राम श्याम शिव, यानी कि रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, ये नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी कि या इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? विकल्प 3, जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? इसका सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प 3। जी हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? नहीं है, यानी कि 3 उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित है, लेकिन एक कौन सा नहीं है? तमस, झूठा सच, आधा गांव, सीधी सच्ची बातें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो तमस उपन्यास है ये भी भारत पाक विभाजन पर बना हुआ है, लिखा हुआ है। झूठा सच ये भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, आधा गांव भी इसी पर आधारित है, लेकिन जो चौथा विकल्प है सीधी सच्ची बातें, ये भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 4, यानी कि विकल्प 4 सीधी सच्ची बातें जो है ये भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। बाकी तीनों जो उपन्यास है ऊपर के, ये भारत विभाजन पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए समझिएगा प्रश्न को कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये जो कथन है ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर के संदर्भ में कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, रामचंद्र शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकांशतः परीक्षाओं में आता ही रहता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है या यह स्थापना किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, कबीरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, तुलसीदास। जी हाँ, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गोरख जगायो जोग, भक्ति बगाए लोग, ये पंक्ति कई लोग गोरखनाथ की समझ जाते हैं, कई कबीरदास की समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पंक्ति है तुलसीदास की। जी हाँ दोस्तों, गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, तुलसीदास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारती का रचना काल है। जी हाँ दोस्तों, भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति है, इसका रचना काल क्या है? सन 1919 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911, 1912। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत भारती का जो रचना काल है वो है सन 1912 ईस्वी, यानी कि सन 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। चलिए बढ़ते आगे।
इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही जवाब है विकल्प 1, यानी कि अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होकर के पूर्वी हिंदी की बोली है। जी हाँ दोस्तों, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि बाकी के जो 3 हैं ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी हिंदी वर्ग है इसकी बोली कौन सी नहीं है? तो ये जो 3 हैं ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। बाकी बच्ची कौन सी? अवधी। अवधी यहाँ पर सही विकल्प है, यानी कि पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपयश, अपराध, अपमति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, अपराध में जो है वो उपसर्ग नहीं है। जी हाँ, बाकी 3 शब्द जो हैं अपमान, अपयश, अपमति, इन तीनों में उपसर्ग शामिल है, लेकिन अपराध जो है ये खुद पूरा का पूरा ही एक शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंगद के पाँव के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। अब देखिए दोस्तों, अंगद के पाँव जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य और व्यंग्यात्मक कृति है। तो इसके लेखक कौन है? अब यहाँ पर मैं बता दूँ, कई बार हम सोचते हैं कि व्यंग्यात्मक कृति है तो शायद हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक होंगे, लेकिन ये नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अंगद के पाँव जो रचना है इसके लेखक हैं विकल्प 3, यानी कि श्रीलाल शुक्ल। अंगद के पाँव के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, ममता कालिया, मेहरुनिस्सा परवेज। तो इसका सही जवाब होगा एक पत्नी के नोट्स की लेखिका है ममता कालिया जी। तो जी हाँ दोस्तों, एक पत्नी के नोट्स जो उपन्यास है उसकी लेखिका है ममता कालिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी के नोट्स एक उपन्यास है और इसकी लेखिका है ममता कालिया। ठीक इसी तरह एक पति के नोट्स भी एक उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, एक पति के नोट्स ये भी एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं महेंद्र भल्ला। जी हाँ दोस्तों, कौन है? महेंद्र भल्ला। ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया और एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक है महेंद्र भल्ला। दोस्तों, ये था आज का अपना टेस्ट पेपर जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप सभी के लिए किया है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, नेट, जीआरपी या और भी किसी भी एग्जाम की, तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत सारे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और इसी तरह आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको भी आप पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको इन प्रश्नों का जब भी कभी सामना हो किसी भी एग्जाम में तो आप तुरंत इन्हें सही कर सके और आपका सिलेक्शन या चयन सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।